अब हम सीखने वाले हैं कि बैंक जो होता है, बैंक के लिए कौन कौन सा रिस्क होता है, यानी द रिस्कोमीटर ऑफ बैंक। तो चलिए देखा जाए कि किन केस में कोई भी बैंक जो होता है बुड़ जाता है। ये केस अगर आपको पता रहेगा तो आप किसी भी बैंक में अपना पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं रिस्क फैक्टर्स इन बैंकिंग, यानी एक बैंक में कौन कौन सा रिस्क फैक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं पहला क्रेडिट रिस्क। बैंक में जो होता है क्रेडिट रिस्क होता है, यानी विश्वसनीयता का रिस्क। ये क्या होता है, चलिए समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखे हैं क्रेडिट रिस्क, यानी विश्वसनीयता का जो रिस्क है, इज द रिस्क ऑफ ब्रोवर्स डिफॉल्टिंग ऑन लोन्स। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है कि आप जिस आदमी को लोन दिए हैं, यानी बैंक जो होता है कैसे कमाता है, वो अपने पैसे को जो आप और हम जैसे आदमी उसमें जमा किए हैं, उसको वो क्या करता है, किसी को लोन पे दे देता है। जो आदमी जो ब्रोवर्स जो लोन लिया है वो नहीं चुका पाता है, इसी को बोला जाता है क्रेडिट रिस्क। यानी वो लोन तो ले लिया, लेकिन ना वो जो लिया था मेन अमाउंट वही दिया है और ना इंटरेस्ट दिया है, यानी सब कुछ गया। तो यही होता है क्रेडिट रिस्क। ये क्रेडिट रिस्क है, इसी को बोला जाता है डिफॉल्टिंग ऑन लोन्स या फिर क्रेडिट फैसिलिटीज। यह क्रेडिट फैसिलिटीज है। अब देखिए इससे होता क्या है, अगर क्रेडिट रिस्क बढ़ गया, यानी बोरोवर्स लोन लिए और बैंक को नहीं दिए, तो बैंक पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, चलिए देखा जाए। तो बैंक पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रेडिट रिस्क कैन लीड टू लॉसेस फॉर द बैंक। क्रेडिट रिस्क जो होता है वो एक बैंक को लॉस में ले जा सकता है। और देखिए रिड्यूसिंग इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी यानी जो लाभांश कमाता है, यानी जो मुनाफा कमाता है बैंक, जिससे ग्रोथ करता है बैंक, वो कम हो जाएगा। एंड कैपिटल एडिक्वेसी, और जो पैसा बनाता है वो कम हो जाएगा। इससे होगा क्या, बैंक जो होगा बुड़ने के कगार पे चला जाएगा और एक दिन देखेंगे बैंक दिवालिया हो गया, यानी बैंक रन हो गया, या बैंक रप्सी में चला गया। इस तरीके से ये सब होता है। देखिए और भी रिस्क होता है, यहाँ पे लिखे हैं मार्केट रिस्क। ये मार्केट रिस्क क्या है बैंक के लिए, चलिए समझा जाए। तो यहाँ पे लिखे हैं मार्केट रिस्क इज द रिस्क ऑफ लॉसेस ड्यू टू चेंजेज इन मार्केट कंडीशंस। जैसे आप स्टॉक मार्केट का नाम सुने होंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं बैंक भी जो होता है, बैंक भी अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो उसका इम्पैक्ट आपको बैंक पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक जो होते हैं वो आपके पैसे को अपने पास नहीं रखते हैं, वो आपके पैसे को ले जाकर के स्टॉक मार्केट में भी निवेश करते हैं। जिस समय स्टॉक मार्केट क्रैश होता है उस समय बैंक भी लॉसेस में चले जाते हैं। तो यही लिखे हैं सच एज इंटरेस्ट रेट्स। जैसे देखिए कभी कभी ये भी होता है कि इंटरेस्ट रेट सरकार कट कर देती है, यानी घटा देती है, बढ़ा देती है। इसका भी डायरेक्ट असर आपको बैंक्स पे देखने को मिलता है। यहाँ भी लिखे हैं फॉरेन एक्सचेंजेज रेट्स सिक्योरिटीज एंड प्राइसेस। समझना है फॉरेन एक्सचेंजेज, जो यहाँ पे लिखा गया है फॉरेन एक्सचेंजेज रेट्स, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप यहाँ का जो करेंसी है अमेरिका में ले जाएंगे तो वहाँ डॉलर चलता है, यहाँ के रुपीज को वहाँ डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर वहाँ से अगर यहाँ मंगाना होगा तो जैसे आपको पैसा मंगाना है तो बीच में कौन रहेगा, बैंक। आपको अमेरिका से यहाँ पैसा मंगाना है तो अमेरिका से आएगा डॉलर में, फिर कोई बैंक उसको रुपीज में चेंज करके आपको देगा, या फिर यहाँ से सेम पैसे को वहाँ भेजना है तो यहाँ पहले आप बैंक के पास जमा करेंगे रुपये में और वो चेंज कर देगा डॉलर में और वहाँ भेजेगा। इससे हो गया क्या कि फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेश में भी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत अगर कोई रेट कट होता है तो उसका भी इम्पेक्ट आपको बैंक पे देखने को मिलता है। ये भी होता है, ऐसे भी होता है। देखिए ये रेट कट जो होता है, ये रेट जो कट होता है ये करना कंपलसरी होता है, क्योंकि इससे महंगाई को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। कभी महंगाई बढ़ाना हो तभी भी रेट कट की आवश्यकता होती है, और महंगाई घटाना हो तभी भी रेट कट की आवश्यकता होती है। किस केस में रेट कट किया जाता है, तो जब देखिए जब होता क्या है कि जब ज्यादा महंगाई बढ़ गया हो तो उस समय रेट कट नहीं किया जाता है, रेट जो होता है बढ़ा दिया जाता है। और जब महंगाई जो होता है, महंगाई बहुत ज्यादा क्या हो गया हो, कम हो गया हो, कम
यानी ऐसे समझिए, पैसा को मार्केट में लाने के लिए रेट कट किया जाता है और मार्केट से पैसा को बैंक के पास पहुंचाने के लिए रेट कट नहीं किया जाता है, रेट दर बढ़ाया जाता है। ये होता है, ऐसे समझाए हैं हम, अच्छा से समझिए। और सिक्योरिटी जो प्राइसेस होता है उसमें भी हेर फेर होता है तो बैंक पे असर देखने को मिलता है। इसका असर क्या पड़ता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो बैंक रिस्क कैन लीड टू लॉसेस फॉर द बैंक्स। इससे होता है मार्केट का जो रिस्क होता है वो बैंक पे ज्यादा असर करता है और बैंक जो होते हैं बहुत लॉस में चले जाते हैं। रिड्यूसिंग इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैपिटल एडिक्वेसी, इससे होता क्या है, बैंक का जो प्रॉफिट होता है वो घट जाता है और प्रॉपर मात्रा में कार्य करना बंद कर देता है। इससे होता क्या है कि बैंक लॉसेस में जाने लगते हैं, बुड़ने के कगार पे पहुंच जाते हैं। आगे देखिए ऑपरेशनल रिस्क। ये ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशंस चल रहा है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम चल रहा है, ऐसे ही बैंक में भी ऑपरेशनल रिस्क होते हैं। ये क्या है देखिए, ऑपरेशनल रिस्क यानी जो ऑपरेशनल रिस्क होता है इज द रिस्क ऑफ लॉसेस। ये भी जो रिस्क है ये लॉस से ही संबंधित है। ड्यू टू इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस, बैंक में किसी तरह का इंटरनल प्रोसेस यानी जो बैंक में होता है कोई इंटरनल गड़बड़ी चल रहा हो, कोई कार्य करने में गड़बड़ी आ रहा हो या फिर किसी नियम को तोड़ा जा रहा हो, यह होता है ऑपरेशनल रिस्क। सिस्टम्स एंड पीपल और फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट्स, यानी बैंक के अंदर कोई घोटाला चल रहा हो, कोई फेल्यूर चीज चल रहा हो जो आरबीआई के तहत ना हो या फिर जो कस्टमर्स के फेवर्स में ना हो, इसको बोला जाता है ऑपरेशनल रिस्क। ये ऑपरेशनल रिस्क होते हैं। तो ये ऑपरेशनल रिस्क का इम्पैक्ट क्या पड़ता है बैंक पे, चलिए देखते हैं। ऑपरेशनल रिस्क कैन लीड टू लॉसेस, रिप्यूटेशंस, डैमेज एंड रेगुलेटरी पेनाल्टीज। इससे होता यह है कि एक जो बैंक होता है वो लॉस में चला जाता है और उसके जो रिप्यूटेशंस बना होता है, जो एक नाम बना होता है बैंक का, जो एक ब्रांड बना होता है, जो कोई भी आदमी विश्वास कर लेता है। जैसे एसबीआई का नाम सुनते ही आदमी के दिल में एक आता है कि इस बैंक में मेरा पैसा सेफ है। एचडीएफसी का नाम सुनते ही आदमी को यह लगता है कि यस मैंने अपना पैसा घर में ही रखा है। तो ये जो रेप्यूटेशन होता है ये डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है और इससे होता क्या है कि ये खराब हो जाता है और रेगुलेटरी पेनाल्टीज होता है, जो सरकार आरबीआई जो अपना नियम बनाई है वो उस नियम को तोड़े जाने पे पेनाल्टीज लगाती है, कई करोड़ का, 2000 करोड़ का, 100 करोड़ का, इससे बैंक उड़ जाते हैं। तो ये होता है आपका ऑपरेशनल रिस्क। अगला कौन सा रिस्क है जिस केस में बैंक उड़ते हैं, चलिए देखा जाए। यहाँ पे है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है समझना है। लिक्विडिटी रिस्क इज द रिस्क ऑफ द बैंक being unable to meet its short-term obligations such as withdrawals or payments। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब होता है कि कम ही समय में बहुत लोग पैसे विथड्रॉ मारने लगे, निकालना शुरू कर दिए और उस समय बैंक जो होता है वो सभी लोगों को दे नहीं पाता है, यानी उनके पैसे को नहीं दे पाता है और जो इंटरेस्ट रेट बोला होता है देने के लिए वो नहीं पे कर पाता है। ये होता है लिक्विडिटी रिस्क। और ये रिस्क जो होता है बैंक पे क्या इम्पैक्ट डालता है, चलिए देखते हैं। तो ये रिस्क जो है इम्पैक्ट क्या डालता है, लिक्विडिटी रिस्क कैन लीड टू लॉसेस, ये बैंक को लॉस में ले जा सकता है। रिप्यूटेशनल डैमेज, और उसका एक जो रिप्यूटेशन बना है उसको डैमेज करता है। एंड इवन बैंक रन्स, और बैंक जो होता है बैंक रन्स हो जाते हैं। और ये बैंक रन्स क्या होता है समझने का प्रयास करिए। बैंक रन्स का मतलब हुआ, जैसे मानिए कि एक बैंक है, बैंक और वो 100 लोगों से रुपया लेकर के और 100 लोगों को दे दिया है, लेकिन जो 100 लोगों को दिया है वो बोला है कि हम साल भर में क्या करेंगे, साल भर में आपसे पैसा लेंगे और इस पे इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन पता चला कि जिनका जिनका ये पैसा बैंक लिया है तो साल भर बाद ये बैंक को मिलने वाला है पैसा, लेकिन जिनका जिनका पैसा लिया है वो सभी लोग साल भर से पहले ही सब लोग मनी विथड्रॉल करने लगे। तो एक ही समय पे सब लोग पैसा उतारना शुरू कर दिए, उस समय बैंक के पास कोई पैसा नहीं होता है, इसको बोला जाता है बैंक रन्स। इसको पिछले वीडियो में बतलाए भी हैं। एक यूट्यूब पे बड़ा सा मेरा वीडियो है बैंक के ऊपर, उस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसमें पूरा बैंक का फंक्शंस जो होता है A to Z बतलाए हैं। अगला देखिए, अगला है आपका, तो समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है। अगला रिस्क है आपका रेगुलेटरी रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क यानी रेगुलेट करने का रिस्क।
बैंक को नियमित तौर पे यानी नियम के अनुसार चलाने का रिस्क। ये रिस्क क्या होता है, अच्छा सब समझने का प्रयास करना है। रेगुलेटरी रिस्क इज द रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंसेस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी एक बैंक को जो आरबीआई चलाने के लिए नियम कानून बनाई है उस नियम कानून को तोड़ते हुए चलाना, यानी ध्यान में न रखते हुए किसी बैंक को चलाया जा रहा है, उसके जो कंप्लायंस होते हैं जो बनाया गया है नियम कानून, उसको छोड़ करके बैंक दूसरे रास्ते पे जा करके चलाता है, इसको बोला जाता है रेगुलेटरी रिस्क। ये रेगुलेटरी रिस्क होता है और इससे होता क्या है, यहाँ पे लिखे भी हैं फाइन्स और रिप्यूटेशनल डैमेज। ये जो होता है इससे एक बैंक जो होता है लीडिंग टू पेनाल्टीज, फाइन्स और रिप्यूटेशनल डैमेज, ये एक बैंक को जो नामित बैंक होता है उसको बुड़ा देता है, उस पर आरबीआई कई करोड़ का जुर्माना भरने के लिए बोलती है और वो बैंक क्रैश होने लगता है, बैंक रन्स होने लगता है, वो बैंक रफ्टी घोषित हो जाता है। आगे आपको लिखे भी हैं, हम बतलाए हैं इम्पैक्ट क्या होता है। रेगुलेटरी रिस्क कैन लीड टू फाइनेंशियल लॉसेस, रिप्यूटेशनल डैमेज एंड लॉस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। और इससे होता है जो बैंक होता है वो अपना सब कुछ खो देता है, जो नाम होता है वो भी खो देता है, जो ब्रांड बना होता है वो भी खो जाता है, और जो बिजनेस का अपॉर्चुनिटी उसको मिलने वाला होता है, जिसको वो अच्छा खासा लाभ यानी प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर सकता है, वो भी खो देता है। और इससे होता है कि बैंक जो होता है वो बर्बाद हो जाता है। ये होता है आपका रेगुलेटरी रिस्क। अगला रिस्क है आपका रिप्यूटेशन रिस्क, यानी उसका नाम का रिस्क, एक जो ब्रांड वैल्यू बना है उसका रिस्क। ये कैसे बर्बाद होता है, चलिए देखने का प्रयास करिए। रिप्यूटेशन रिस्क इज द रिस्क ऑफ डैमेज टू द बैंक्स reputations leading to loss of customers trust and business। जो रिप्यूटेशन रिस्क है बैंक का, वो बैंक का रिप्यूटेशन यानी नाम का रिस्क है, जो एक ब्रांड बना है उसका रिस्क है। अगर किसी बैंक का ये बोल दिया जाए, जैसे बोला जाए कि आरबीआई है, आरबीआई आकर के अनाउंस कर दे कि सही तरीके से एसबीआई अच्छा से कार्य नहीं कर रहा है, तो एसबीआई में जो भी कस्टमर्स हैं उसके, उनका सभी का विश्वास टूट जाएगा और कल ही वो अपने पैसे को निकालने के लिए चले जाएंगे और देखा जाएगा कि ये नाम भी खोया और बहुत सारे मौका जो एसबीआई को मिल सकता था वो रिप्यूटेशनल रिस्क की वजह से, रिप्यूटेशन रिस्क की वजह से ये बैंक रातों रात बंद हो जाएगा। ये होता है रिप्यूटेशन रिस्क। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आप देख सकते हैं। रिप्यूटेशन रिस्क कैन लीड टू फाइनेंशियल लॉसेस, लॉस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड डिफिकल्टी अट्रैक्टिंग कस्टमर्स। इससे होगा क्या, बैंक जो होगा कोलैप्स हो जाएगा, बैंक जो होगा इसके कस्टमर भागने लगेंगे, बैंक अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा यानी आकर्षित नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोगों का विश्वास जो होगा उठ गया होगा। ये होते हैं आपका 6 रिस्क। चलिए और भी बहुत सारे रिस्क हैं जिसको आपको देखना होता है कि बैंक जो होते हैं कौन कौन से रिस्क जो होते हैं उनको फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगला रिस्क है जो कि आपको देखना चाहिए कि बैंक में क्या होता है। अगला रिस्क है आपका साइबर रिस्क, यानी साइबर रिस्क क्या होता है जो बैंक को बुड़ा देता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है साइबर रिस्क। साइबर रिस्क इज द रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स। साइबर रिस्क जो होता है साइबर अटैक्स के द्वारा होता है। साइबर अटैक्स का मतलब डिजिटली अटैक्स किया जाएगा, आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, आपका जो सिस्टम है वही हैक हो जाएगा, करोड़ों का ट्रांजैक्शन जो है कहीं और जाना चाहिए कहीं और चला जाएगा। इसको बोला जाता है साइबर अटैक्स। यहाँ पे लिखे भी हैं। ये साइबर अटैक्स के द्वारा क्या होता है, डेटा ब्रेचेज और अदर साइबर रिलेटेड इंसिडेंट्स। इसमें क्या होता है, डेटा जो होता है पर्सनल डेटा जो किसी को शेयर नहीं करना चाहिए हैक कर लिया जाता है। और इससे होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एक बैंक पे, चलिए देखा जाए। इम्पैक्ट, साइबर अटैक कैन लीड टू फाइनेंशियली लॉसेस। साइबर अटैक जो होता है एक बैंक को फाइनेंशियल लॉस में लेकर के जा सकता है, यानी उसको क्षति पहुंचा सकता है। रिप्यूटेशनल डैमेज, और जो उसका ब्रांड वैल्यू है, नाम वैल्यू है, उसको खराब कर सकता है। एंड रेगुलेटरी पेनाल्टीज, और ऐसा करेगा तो उस पर आरबीआई जो है बहुत बड़ा एक्शन लेगी और उस पर बहुत कई करोड़ का जुर्माना लगा देगी। तो ये होता है साइबर अटैक। लेकिन अब चलिए ये भी देख लिया जाए
कि इतना जो रिस्क है जो बैंक झेलता है, 7 रिस्क बतलाएं, इन सभी रिस्क को कैसे बैंक मैनेज करता है। तो यहाँ पे लिखे हैं हम मिटिगेशन स्ट्रेटजी, यानी रिस्क को कम करने का स्ट्रेटजी। एक बैंक जो है न बुड़े, उसके लिए रिस्क कैसे कम किया जाता है। यहाँ पे लिखे हैं रिस्क मैनेजमेंट। बैंक जो होता है न बुड़े, उसके लिए रिस्क को मैनेज करता है। कैसे मैनेज किया जाता है, यहाँ पे लिखे हैं बैंक्स मस्ट कंडक्ट, यानी बैंक को अवश्य करना चाहिए रेगुलर रिस्क असेसमेंट्स, यानी एक बैंक में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उसको डेली बेसिस पे सुधार करना चाहिए। टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट पोटेंशियल रिस्क। एक बैंक जो है हमेशा रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए डेली बेसिस पे वो उसको देखना चाहिए कि हमारे बैंक के अंदर क्या घोटाला हो रहा है, किस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, जितना भी नियम कानून बनाया गया है आरबीआई के द्वारा वो पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, सही तरीके से ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही तरीके से लोग कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अगला देखिए, अगला है रिस्क मैनेजमेंट। ये भी एक रिस्क ही मैनेजमेंट है। अगला रिस्क मैनेजमेंट है। यहाँ पे लिखे हैं सेम चीज यहाँ लिखा गया है, बैंक्स मस्ट implement effective risk management strategies such as credit scoring, collateral requirements and hedging। बैंक कैसे रिस्क को मैनेज कर सकता है, तो देखिए कोलेट्रल रख करके। कोलेट्रल क्या होता है, कोलेट्रल का मतलब जिसको भी लोन दिया जाए तो उससे कुछ लेकर के, ऐसे समझिए मानिए कि हम एक बैंक हैं और आपको 100 करोड़ रुपया लोन दिए, लेकिन ऐसे ही 100 करोड़ नहीं देंगे, आपसे कुछ कोलेट्रल के रूप में रखेंगे। कोलेट्रल मतलब गिरवी रखवाएंगे, बोलेंगे कि आप पहले क्या करिए कि 50 लाख का जमीन है चाहे जो भी है उसको पहले रखिए। क्या विश्वास आप भाग गए तो, हमारा 1 करोड़ रुपया लेकर के भाग गए तो, 100 करोड़ रुपया लेकर के भाग गए तो, उसके लिए आप गिरवी रखवाएंगे। तो बैंक जो होते हैं वो जब भी लोन देते हैं तो कोलेट्रल के रूप में कुछ रख करके अपने रिस्क को कम कर लेते हैं। ये हर एक बैंक को करना चाहिए और करते भी हैं। अगला देखिए, अगला है रिस्क रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का मतलब आरबीआई जो भी नियम कानून बनाई है बैंक के लिए, अगर कोई बैंक उसका उल्लंघन करता है तो आरबीआई उसको क्या करती है, पेनाल्टीज लगाती है। यानी कंप्लायंसेस का मतलब होता है नियम कानून जो उसको पालन करना है। यहाँ लिखे हैं बैंक्स मस्ट कंप्लाई विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। हर एक बैंक को कंप्लाई करना चाहिए, यानी नियम का पालन करना चाहिए जो बनाया गया है आरबीआई के द्वारा, एंड गाइडलाइंस टू मिनिमाइज रेगुलेटरी रिस्क। अगर हर एक नियम कानून को पालन करती है तो बैंक का जो नियम कानून से बना हुआ, बैंक के लिए जो भी नियम कानून बनाए हैं उसको पालन करने पे इसको कोई रिस्क नहीं होगा। आरबीआई इसके तहत कोई उल्लंघन या कोई नियम तोड़ने का जो जुर्माना होता है इसके ऊपर नहीं आएगा। ये होता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आप जान सकते हैं। अगर आरबीआई का कोई भी एक्शन तोड़ा गया, नियम कानून गाइडलाइंस को तोड़ेगा कोई भी बैंक, तो उस पर पेनाल्टी मारा जाता है। अगला है कि जो बैंक अपनाते हैं रिस्क को कम करने के लिए एम्प्लॉय ट्रेनिंग। यहाँ पे लिखे हैं बैंक्स मस्ट प्रोवाइड रेगुलर ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज टू एंश्योर दे अंडरस्टैंड एंड मैनेज रिस्क इफेक्टिवली। बैंक जो होते हैं वो अपने रिस्क को कम करने के लिए, कोई भी रिस्क को कम करने के लिए अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग का मतलब हुआ कि बैंक जो होते हैं जो भी उसमें कर्मचारी हैं उसको कैसे क्या करना है, ये सब कुछ बैंक मैनेजर जो होते हैं, बैंक में जो सीनियर होते हैं वो लोग सिखाते हैं। इस तरीके से बैंक का रिस्क कम होता है। अगला है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे एक बैंक जो यूज करता है लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे लिखे हैं बैंक्स कैन लिवरेज टेक्नोलॉजी सच एज रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट रिस्क। बैंक जो होता है उसको हमेशा आइडेंटिफाई यानी जांच परख करना चाहिए कि एक बैंक के पास जो भी डेटा है कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर है सब सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, उसके पास जो भी कर्मचारी हैं सब ट्रेन है कि नहीं, अपने अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। ये सब कुछ बैंक अगर करता है तो इससे बैंक को बुड़ने का चांस घट जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि अगर बैंक मानिए कि बुड़ गया तो आपका पैसा कैसे मिलेगा, और साथ में ये भी देखते हैं कि अगर आप बैंक खोलना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सा गाइडलाइंस है, कौन कौन सा टर्म एंड कंडीशन है जिसके आधार पे आप बैंक खोल सकते हैं।